हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एजुकेशन बाय प्रियंका को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंध के बारे में। जैसे कि आपको पता है, जो सरकारिया आयोग होता है, सरकारिया आयोग में किसका वर्णन होता है? केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से संबंध होते हैं केंद्र और राज्य के बीच? विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। अब विधायी संबंध का वर्णन जो है वो किसमें है? आर्टिकल 245 टू 255 यानी 245 से 255 में इसका वर्णन किया गया है, जो कि भाग 11 में शामिल है। ठीक है, प्रशासनिक संबंध जो कि अनुच्छेद 256 से 263 में इनका वर्णन किया गया है, ये भी भाग 11 में वर्णित है, क्योंकि आपको पता है हमारा भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है। ठीक है, वित्तीय संबंध जो कि वित्त से संबंधित सारे मामलों को देखता है, तो ये अनुच्छेद 264 से 293 में इसका वर्णन है, जो कि भाग 12 में वर्णित है। अब जैसा कि बात करें, भारत जो है वो एक राज्यों का क्या है? भारत राज्यों का संघ है ना, यानी कई राज्यों से मिलकर बना है। और भारत के संविधान को विधायिका, कार्यपालिका और केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय शक्तियों को विभाजित किया गया है। ठीक है, और संविधान को संघीय विशेषता प्रदान करता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 245 से 255 में किया गया है। फिर अगर हम बात करें इनके बारे में, तो तीन होते हैं केंद्र राज्य संबंध, है ना, प्रशासनिक, वित्तीय और विधायी। अब इसमें जैसे कि हम बात करें वर्तमान में संघ सूची की, ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों के बारे में, तो केंद्र और राज्य के संबंधों के बीच शक्तियों को विधायी, कार्यकारी और वित्तीय कौन से भागों में बांटा गया है? तीन भागों में इन्हें बांटा गया है, विधायी, वित्तीय। ठीक है, लेकिन प्रणाली जो है इसकी वो एकीकृत है। ठीक है, एकीकृत प्रणाली का यूज किया गया है, और इसलिए केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन जो है वो तीन भागों में विभाजित है। तीन भाग आपको पता है कौन कौन से है? फर्स्ट जो है विधायी, सेकंड जो है वो वित्तीय, और थर्ड जो है प्रशासनिक। इसमें विभाजित है। राज्यों के पास इस सीमा के साथ विभिन्न मामलों पर निर्णय लेने की शक्ति है, लेकिन केंद्र इन पर प्रतिबंध लगा सकता है, क्योंकि केंद्र क्या है? सर्वोपरि है। कुछ मामलों पर निर्णय विशेष रूप से राज्य द्वारा लिए जाते हैं, क्योंकि राज्य सरकार के निर्णय होते हैं जो राज्य सूची के तहत सूचीबद्ध किए गए हैं। अब इसी तरह एक संघ सूची होती है, जिसमें केंद्र इसमें शामिल विषयों पर बड़े निर्णय लेती है। समवर्ती सूची नामक एक का अलग सूची मौजूद है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के निर्णय लिए जाते हैं। अब प्रादेशिक विस्तार के आधार पर बात करें तो अनुच्छेद 245, इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित मामलों को रखा गया है। संसद द्वारा बनाए गए पूरे भारत में एक जैसा कानून होता है। केवल राष्ट्रपति ही उनके लिए संसद में किसी भी अधिनियम के लिए नियम बना सकता है, उसे संशोधित कर सकता है, उसे निरस्त कर सकता है। राज्यपाल यह निर्देश दे सकता है कि संसद का कोई भी अधिनियम उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू ना हो। ठीक है, अब बात करिए अगर हम कौन से क्षेत्रों के? विधायी विषय के आधार पर, तो इसमें संघ सूची में, जिसमें कि मूलतः 98 विषय हैं, तो वर्तमान में इनमें 100 विषय शामिल हैं। ठीक है, संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय शामिल है, जिसमें कौन कौन से होंगे? आपका विदेशी मामले होते हैं, ठीक है, रक्षा संबंधित मामले होते हैं, और कौन से मामले होते हैं? रेलवे, डाक, बैंकिंग, परमाणु ऊर्जा, संचार, मुद्रा। ये सभी जो हैं वो कौन से उसमें आते हैं? वो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो रक्षा भी इसके अंतर्गत आता है और रेलवे भी आता है। ठीक है, अब राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 विषय शामिल किए गए हैं। अब जो 61 विषय है उसमें कौन कौन से विषय शामिल है? जैसे पुलिस यानी प्रशासनिक, ठीक है, सार्वजनिक व्यवस्था शामिल है, परिवहन शामिल है, स्वास्थ्य शामिल है, कृषि, स्थानीय सरकार, पेयजल की सुविधा, और क्या चीजें? साफ सफाई। ठीक है, ये सारी चीजें राज्य सूची के अंतर्गत आती हैं। अब बात करें अगर हम समवर्ती सूची के, तो समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल हैं? 52 विषय समवर्ती सूची में शामिल हैं। अब इसमें कौन कौन सी आती हैं? जैसे आप देखिए, सिविल प्रक्रिया, ठीक है,
सिविल प्रक्रिया जो है वो किसमें आती है, आपकी समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। जनसंख्या नियंत्रण जो है वो भी आता है, और आपका आपराधिक कानून, ठीक है, आपराधिक कानून जो है वो किसके अंतर्गत आता है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। वन, शिक्षा, जंगली जानवर, पशु पक्षियों की रक्षा, बिजली, श्रम कल्याण, आपराधिक कानून, ये सभी आपके नियोजन, सारी चीजें आपकी समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं। और अनुच्छेद 245 अपनी कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग के संबंध में कुछ मामलों को राज्यों को निर्देश देने के लिए केंद्र को शक्तियां प्रदान करती है। अनुच्छेद 249 जो है वो राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में एक विषय में कानून बनाने के संसद की शक्ति प्रदान करती है। अनुच्छेद 250 जो है वो संसद जब तक राष्ट्रीय आपात स्थिति है तो संसद के हाथों में राज्य सूची से संबंधित मामलों में कानून बनाने की शक्ति होती है। अनुच्छेद 252 जो है वो किससे संबंधित है, संसद के पास 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से कानून बनाने का अधिकार। अब बात करें हम अगर प्रशासनिक संबंध की, तो प्रशासनिक संबंध का वर्णन किसमें है, इसका वर्णन है आर्टिकल 256 टू 263, ठीक है। तो इस आर्टिकल में वर्णन किया गया है आपका प्रशासनिक संबंध का। तो इनके बीच संबंधों का आदान प्रदान से है। अनुच्छेद 256 की अगर हम बात करते हैं तो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन निश्चित करना प्रत्येक राज्य का अधिकार होता है। कोई भी मौजूदा कानून उस राज्य पर लागू होता है संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार करने हेतु एक राज्य को इस तरह के दिशा निर्देश दिए जाते हैं जिसे राज्य को उद्देश्य हेतु भारत सरकार के सामने प्रस्तुत करता है। क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर बात करें तो केंद्र और संघ की जो प्रशासनिक शक्ति है पूरे भारत या किसी राज्य में केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होती है। राज्यों की प्रशासनिक शक्तियां जो है उस क्षेत्र या राज्य पर प्रबल होती हैं। विषयों के आधार पर बात करें तो संघ सूची में सूचीबद्ध जो विषय हैं उन पर कानून का एग्जीक्यूशन केंद्रीय अधिकारी संघ के पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। राज्य सूची में सूचीबद्ध विषय पर कानून राज्यों के अधिकारियों द्वारा एग्जीक्यूट किए जाएंगे, ठीक है। अब केंद्र राज्य के सहयोग की बात करें तो अनुच्छेद 261 क्या कहता है, ये जो है सार्वजनिक कानून की बात करता है, ठीक है। अनुच्छेद 261 जो है वो सार्वजनिक कानून की बात करता है और रिकॉर्ड की बात करता है। कौन से रिकॉर्ड, प्रत्येक राज्य और संघ की न्यायिक कार्यवाही के लिए पूर्ण विश्वास और पूरा श्रेय भारतीय भूभाग को दिया जाना चाहिए, ठीक है। और ये अनुच्छेद 262 की बात करें तो संसद या विधि द्वारा, अनुच्छेद 262 जो है वो संसद या विधि द्वारा क्या करेगा, संसद या विधि द्वारा किसी अंतरजातीय नदी, घाटी या उसके पानी के उपयोग, उसके वितरण, नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद, शिकायत पर निर्णय या फैसला सुना सकती है। बात करें अगर हम अनुच्छेद 263 की, ठीक है, अनुच्छेद 263 की अगर हम बात करते हैं तो 263 किससे संबंधित होता है, राज्यों के बीच विवाद पर चर्चा, ठीक है। ये किससे संबंधित है, राज्यों के बीच विवाद जो भी चल रहे हैं तो उन पर चर्चा करता है, ठीक है। तो इसमें परिषद का गठन करने की शक्ति देता है, राष्ट्रपति को कुछ और सभी शक्तियां जो राज्यों है, संघ है, एक से अधिक राज्यों में उन विषय पर जांच या चर्चा कराने की अनुमति देता है जिन पर सभी का एक साझा हित होता है, ठीक है। इस प्रकार से प्रशासनिक संबंध होते हैं। अब अगला बात करते हैं वित्तीय संबंध की। तो वित्तीय संबंध जिसका वर्णन किसमें है, अनुच्छेद 268 से 293, ये किससे संबंधित है, केंद्र राज्य से संबंधित, ठीक है। अब इसमें राजस्व शक्ति का आवंटन की बात की गई है। अब राजस्व जो शक्ति है उसका आवंटन कैसे, विभाजन की बात की गई है, ठीक है। तो इसमें केंद्र और राज्य सरकारों को राजस्व स्वतंत्र स्रोत प्रदान करता है। आवंटित शक्तियों को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर बताया जाता है, जैसे संसद के पास संघ सूची पर कर लगाने, ठीक है, कौन सी शक्ति प्रदान की गई है, संघ सूची पर टैक्स लगाने की शक्ति, ये किसके पास होगी, वित्तीय संबंध के अंतर्गत आती है जो कि राज्य सरकारों के पास होगी। दूसरा अगर हम बात करें संसद और राज्य विधायिका दोनों के पास समवर्ती सूची पर कर लगाने की शक्ति, ठीक है। तो समवर्ती सूची जिसमें राज्य और प्रांत दोनों से संबंधित होती हैं, संघ और राज्य से संबंधित, ठीक है। तो समवर्ती सूची पर कर लगाने की जो शक्ति होगी
वो भी केंद्र राज्य के पास होगी। और संसद और राज्य विधायिका दोनों के पास समवर्ती सूची पर टैक्स लगाए जाएंगे। संसद के पास अवशिष्ट शक्तियों के संबंध में कर लगाने की शक्ति। अब अवशिष्ट शक्तियां जो कि समवर्ती सूची के अंतर्गत अन्य शक्तियां होती हैं, उनसे संबंधित कर लगाने की शक्ति जो होती है वो इसके पास होती है। अनुच्छेद 268 की अगर हम बात करें तो संघ व केंद्र द्वारा लगाए गए जो कर होते हैं, लेकिन राज्य द्वारा उन्हें एकत्र या विनियोजित किया जाता है। सेवा कर जैसे होता है तो सेवा कर द्वारा लगाया जाता है, संघ या राज्य द्वारा एकत्र विनियोजित किया जाता है। अनुच्छेद 268 में करों को संघ द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है। ठीक है, जो टैक्स हैं वो किसके द्वारा लगाए जाएंगे? संघ के द्वारा। और सौंपा किसे जाएगा? सौंपा जाएगा वो राज्य सरकार को। ठीक है, संघ सरकार कर लगाएगी, राज्य सरकार को उसे सौंपा जाएगा। इस प्रकार से आपकी वित्तीय शक्तियां हैं। अब संघ के प्रयोजन के लिए कुछ खास शुल्क और करों का जो अधिभार वो लगाया जाता है, जो कि अनुच्छेद 271 में है। 275 की बात करें तो संसद जो है किसी भी राज्य के लिए अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए अधिकृत है। संसद सहायता की जरूरत निर्धारित होने के लिए निर्धारित कर सकती है। ठीक है, और अनुच्छेद 282 इसके तहत संघ या किसी राज्य में किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी भी प्रकार का अनुदान कर सकते हैं, बावजूद इसके भी कि जिस संदर्भ के साथ संसद या विधायिका नियमों का निर्माण करता है वो उसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 352 जो है उसके तहत राष्ट्रीय आपातकाल की कार्यवाही के दौरान केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के विवरण पर राष्ट्रपति द्वारा बदला जा सकता है। इस प्रकार से वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई है केंद्र और राज्यों को। थैंक यू सो मच दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।